नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जंप प्लस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हमने जीओसी बेसिक प्रिंसिपल के सवाल करा दिए हैं, बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक के। आज हाइड्रोकार्बन के सवाल करते हैं। हमने इसी चैनल पर एनसीईआरटी जंप प्लस के बायोलॉजी क्लास 11th और 12 के भी करा दिए हैं। आप उनको जाके देखिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बूस्ट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। पहला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट। पूछा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर बताइए डिक्रीजिंग आर्डर में। तो डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटते क्रम में, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिसका होगा सबसे पहले होगा और उसके बाद ऐसे करेंगे। तो पहला है एन ब्यूटेन, दूसरा है 2 मेथाइल ब्यूटेन, तीसरा है पेंटेन और चौथा ऑप्शन है 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर है ये डिक्रीजिंग आर्डर में हमें सेट करना है। तो हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम से, मालिकुलर मास पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग पे। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो पेंटेन में सबसे ज़्यादा कार्बन होंगे 5 और स्ट्रेट चैन है, क्योंकि ब्रांचिंग से जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारा सी का हो जाएगा और सी में केवल एक ही ऑप्शन है, तो आप एक ही ऑप्शन टिक करके निकल सकते हैं। सी के बाद में जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 2 मेथिल ब्यूटेन का होगा, क्योंकि इसमें भी कार्बन 5 है और एक ब्रांचिंग है। ब्यूटेन इसलिए नहीं कम होगा क्योंकि ब्यूटेन में केवल 4 कार्बन होते हैं, तो बी हो जाएगा 2 मेथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डी और ए में किसका ज़्यादा होगा। तो ब्यूटेन में कार्बन की संख्या 4 है, लेकिन 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन की बात करें तो इसमें कार्बन जो होते हैं 5 होते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज़्यादा होंगे, तो उसके बाद हमारा डी हो जाएगा और सबसे कम ये हो जाएगा। तो पहले का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 4th हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग, यानी ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगी और नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पेंटेन का होगा, फिर 2 मेथाइल ब्यूटेन का होगा, सबसे ज़्यादा पेंटेन का होगा, फिर 2 मेथिल ब्यूटेन का होगा, फिर 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन का होगा और सबसे कम जो होगा वो ब्यूटेन का होगा। अगला सवाल है, अरेंज द हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद एल्केन। पूछा गया है रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन का बताइए, हैलोजन का किस में ज़्यादा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन विद हैलोजन में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है और फिर आयोडीन की होती है। तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है और सबसे कम आयोडीन की होती है, ये आपको याद रखना है। तो सेकंड का फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। आप ये याद कर सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन विद हैलोजन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन विद हैलोजन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। अगला है द इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl। पूछा गया है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड का आर्डर बताइए जिंक विद डाइल्यूट HCl के साथ में क्या सबसे ज़्यादा मतलब जो है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड किसका होगा, RCl, RI, RBr। तो ये ऑप्शन आपको याद रखने हैं। इसमें एल्काइल हैलाइड के केस में तो पूछा गया है द इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl के साथ में। तो इंक्रीजिंग आर्डर में बताना है, यानी स्टार्टिंग में कम और फिर बढ़ते हुए आर्डर में बताना है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जिसका बांड जो है वीक होगा उसी का रिडक्शन जो होगा वो पहले होगा। तो अगर हम बांड स्ट्रेंथ की बात करें तो बांड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा RCl का होता है, फिर RBr का होगा, फिर RI का होगा। तो जिसका बांड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन कम होगा और जिसका बांड स्ट्रेंथ कम होगा वो पहले मतलब जो है टूटेगा। तो RI का बांड जो होगा वो सबसे वीक होगा और इसलिए सबसे ज़्यादा रिडक्शन जो होगा, सबसे पहले रिडक्शन जो होगा वो RI का होगा, फिर RBr का होगा, फिर RCl का होगा। तो तीसरे का हमारा सेकंड आंसर सही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, रिडक्शन में CX यानी कार्बन और हाइड्रोजन बांड टूट जाता है, यानी जब रिडक्शन होता है तो कार्बन और हाइड्रोजन बांड टूट जाता है। जिसका कार्बन एंड हाइड्रोजन बांड वीक होगा वो जल्दी रिड्यूस होगा। तो बांड स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा बांड स्ट्रेंथ जो होता है कार्बन और क्लोरीन का होगा, फिर कार्बन ब्रोमीन का होगा, फिर कार्बन आयोडीन का होगा। तो कौन सा बांड टूटेगा जो वीक होगा, तो वीक कौन है, कार्बन और आयोडाइड के बीच का बांड जो वीक होगा, तो ये सबसे पहले टूटेगा और इसलिए इसका सबसे ज़्यादा रिडक्शन होगा। तो ये याद रख सकते हैं कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में बांड जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा और कार्बन और आयोडीन के बीच में जो होगा वो वीकेस्ट बांड होगा। वीक बांड वाले कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, देयरफॉर रिडक्शन आर्डर जो होगा वो RI का सबसे ज़्यादा होगा, RBr का होगा और RCl का होगा। आप सिर्फ एक लाइन में याद कर लीजिए कि जो बांड वीक होगा उसी का रिडक्शन पहले होगा, तो RI, RBr और RCl। तो तीसरे का हमारा सेकंड आंसर सही हो जाएगा।
अगला है करेक्ट IUPAC नेम पूछा गया है कि बताइए सबसे करेक्ट IUPAC नेम क्या है इसमें से। तो IUPAC नेमिंग में जो IUPAC लिखने का तरीका होता है वो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं, फिर सफिक्स फर्स्ट लिखते हैं और फिर सफिक्स सेकंड लिखते हैं। तो ये IUPAC लिखने का एक रूल है। इस रूल के हिसाब से आपको IUPAC लिखना है। कोई भी IUPAC मिलेगा तो सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना है, फिर रूट वर्ड लिखना है, फिर सफिक्स फर्स्ट लिखना है और फिर सफिक्स सेकंड लिखना है। अब प्रीफिक्स क्या होते हैं? इट इंडिकेट ब्रांच साइड चेन आर सब्स्टिट्यूट अटैच विद पेरेंट चेन, यानी जो पेरेंट चेन से ब्रांचेस लगी होती हैं, साइड चेन लगे होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट अटैच होते हैं, ये क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं। जैसे हमने कहा 2 मेथिल ब्यूटेन, जैसे हमने कहा CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे जो CH3 हमने कहा कि 1 2 3 4, तो हमने कहा 2 मेथिल ब्यूटेन, तो जो ये मेथिल लगा हुआ है ये क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? प्रीफिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। फिर रूट वर्ड में ये देखेंगे मेन पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4, ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। और फिर सफिक्स फर्स्ट में क्या होगा कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड में क्या होता है? एन, तो हम एन लिख देंगे। और सफिक्स सेकंड में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तो प्रीफिक्स क्या है? इट इंडिकेट ब्रांच साइड चेन आर सब्स्टिट्यूट अटैच विद पेरेंट चेन। रूट वर्ड क्या है? इट इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, ये बताता है कि जो होते हैं पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, कितने कार्बन होते हैं, तो ये रूट वर्ड बताता है। द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट मल्टीपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप नोन एज पेरेंट चेन। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम पेरेंट चेन मानेंगे कि पेरेंट चेन कौन होगा किस। तो उसमें ये देखेंगे कि हम कार्बन की लंबी चेन देखेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट लगे हों, मल्टीपल बॉन्ड हो और फंक्शनल ग्रुप लगे हों, वो चेन हम लेंगे मेन पेरेंट चेन। प्राइमरी सफिक्स क्या है? इट इंडिकेट सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन ऑफ कार्बन चेन। तो प्राइमरी सफिक्स क्या है? इसमें सैचुरेशन और अनसैचुरेशन कार्बन चेन में आएंगे। सैचुरेशन में एल्केन आ जाएगा, एन सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में एल्केन और एल्काइन आ जाएंगे। इन में डबल बॉन्ड और आइन में ट्रिपल बॉन्ड। ये पहचान है प्राइमरी सफिक्स में। सैचुरेशन की पहचान है सिंगल बॉन्ड, एन इसमें हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे, एल्केन आ जाएंगे, और अनसैचुरेटेड में इन और आइन, एल्कीन और एल्काइन आ जाएंगे। सेकेंडरी सफिक्स में इट इज़ द मेन फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये IUPAC नेम। अभी हमने कहा कि हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन NCERT जमलर का है, IUPAC नेम पूछा गया है। तो हमने कभी बताया था कि जब भी IUPAC नेम करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन की होगी। तो सबसे लंबी चेन अगर हम करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जाती है। अगर हम इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जाती है। अगर हम गिनती इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जाती है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें नंबर ऑफ कार्बन चेन में गिनती उधर से करेंगे, मेन पेरेंट चेन उधर से लेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि पास में कितने सब्स्टिट्यूट अटैच हैं, या मल्टीपल बॉन्ड है, या फंक्शनल ग्रुप हैं, या पास में कितने साइड चेन या ब्रांचेस हैं। तो अगर हम इधर से देखते हैं तो 1 2 3 पे इथाइल ग्रुप आता है। अगर हम इधर से देखेंगे तो 1 2 3 पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप आता है। और अगर हम गिनती यहाँ से करते हैं तो 1 2 पे मेथिल ग्रुप आ जाता है। तो हमने कहा कि गिनती उधर से करेंगे जिधर क्या करेंगे कि जो हमारे सब्स्टिट्यूट होंगे या ब्रांचेस होंगी वो पास में होंगी। तो 1 2 पे आ रहा है तो गिनती हम इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब ये गिनती इधर से करेंगे तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन या ब्रांचेस एक मिल जाएंगी, एक मिल जाएंगे, और ये 3 ब्रांचेस मिल जाएंगी, और कार्बन भी सबसे ज़्यादा होंगे पेरेंट चेन में। फिर हम जब लिखेंगे तो ये देखेंगे कि मेथिल और एथिल में जो है अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में कौन पहले आता है। तो पहले मेथिल में M देखेंगे और इथाइल में E देखेंगे तो E पहले आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो 3, 6 डाई इथाइल हो जाएगा, और 1 2 मेथाइल हो जाएंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन हो जाएंगे। 8 कार्बन को ऑक्टेन बोलेंगे, और एन इसलिए बोलेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है। तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो पहला आंसर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन 3, 6 डाई इथाइल 2 मेथाइल ऑक्टेन। तो एक बार फिर हम आपको बताएंगे कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन की लेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट या मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, और कौन पास में अटैच होता है ये देखेंगे। तो चौथे का हमारा ये फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द एडिशन ऑफ HBr टू 1 ब्यूटेन गिव ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट A B and C। ठीक, A B दिया है, C दिया है, पूछा गया द मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ। कह रहा है जब 1 ब्यूटेन पे जो है हम HBr के एडिंग करते हैं तो A B और C प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसमें A B C क्या है, जैसे क्या है A एंड B आर मेजर। कह रहा है A एंड B जो होंगे ये मेजर प्रोडक्ट होंगे और C माइनर प्रोडक्ट होगा। अगले ऑप्शन में कह रहा है B इज मेजर, B मेजर होगा, A एंड C माइनर होगा, B माइनर होगा और A एंड C मेजर होगा, A एंड B आर माइनर एंड C एज मेजर प्रोडक्ट।
तो देखते हैं HBr का जब 1 ब्यूटेन पे हम ऐड करते हैं तो क्या क्या बनता है। द एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल हेंस विल फॉलो मार्कोनिक ऑफ रूल टू गिव मेजर प्रोडक्ट। यानी अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो ये मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करेगी और मेजर प्रोडक्ट देगी। तो 1 2 3 4 ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और क्या करेंगे, जब HBr के साथ एडिंग कराएंगे तो HBr के साथ जब ऐड कराएंगे तो मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा ब्रोमीन, ये उस कार्बन पर अटैच करेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो अगर हम बात करें HBr को जब तोड़ेंगे तो ये H पे पॉजिटिव आएगा, Br पे नेगेटिव आएगा, और ये बांड जब तोड़ेंगे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। तो ब्रोमीन जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाएगा। तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बना है 1 2 ब्रोमोब्यूटेन। लेकिन 2 ब्रोमोब्यूटेन में अब हम देखते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 इसको इथाइल कर दिए, ये कार्बन ब्रोमीन कर दिए H और CH3। तो इसमें ये देखते हैं ये कायरल कार्बन हो गया है। कायरल कार्बन होते हैं जिस कार्बन पे चारों ग्रुप जो होते हैं डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे होते हैं। तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, C2H5 है, हाइड्रोजन है और CH3 है, और कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो 1 2 3 4 तो कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो जब इसका हम इंस्यूमर बनाएंगे तो इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे इंस्यूमर में। तो इसके 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे जो हमारे ऑप्शन में ये एंड बी बनेंगे। तो ये और बी जो बने हैं इंस्यूमर, ये दोनों मेजर प्रोडक्ट होंगे। तो ये एंड बी जो होंगे मेजर प्रोडक्ट होंगे। और सी पे देखते हैं, सी पे जो ब्रोमीन का अटैचमेंट हुआ है वो 1 कार्बन पे हुआ है, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। और ये एंड बी जो होंगे ये मेजर प्रोडक्ट होंगे। पाँचवें का हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। सिंस ये कंटेन ये कायरल कार्बन, जो ये कंपाउंड हमारा बना है, ये जो है ये क्या है, ये कायरल कार्बन है। सिंस ये कंटेन कायरल कार्बन इट एग्जिस्ट इन 2 इंस्यूमर, इसके 2 इंस्यूमर बनेंगे ये एंड बी, विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो C2H5C ये प्रोडक्ट और इसका इंस्यूमर ये बनेंगे। तो ये दोनों मेजर प्रोडक्ट बनेंगे और C हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो पाँचवें का हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को एक लाइन में अगर आपको करना है तो आप सिर्फ मार्कोनिक ऑफ रूल लगा दीजिए कि HBr का एडिशन जब 1 ब्यूटेन के साथ करेंगे तो मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। और जो बनेगा वो कायरल कार्बन हो जाता है इस केस में, और इसीलिए इसके 2 इंस्यूमर एग्जिस्ट करेंगे, ये एंड बी, और ये दोनों जो होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होंगे और C माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो पाँचवें का ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर कोई कार्बन है और अगर ये दोनों ग्रुप सेम जुड़े हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सिंपल ट्रिक है, अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहेंगे और ये दोनों ग्रुप अगर सेम है कहीं पे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। इससे पहले ऑप्शन में फ्लोरीन है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम है, ये डिफरेंट है दोनों, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दूसरे में फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन तो ये दोनों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तीसरे में देखते हैं तो CH3 C2H5 CH3 ये दोनों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो ये भी शो करेगा। लेकिन चौथे में देखते हैं, चौथे में एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप सेम लगे हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो छठे का हमारा फोर्थ आंसर ये होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगला सवाल है अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीज रिएक्टिविटी विद प्रोपीन। यानी जब हम प्रोपीन पे हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये पूछा गया है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस क्वेश्चन को करते समय आपको ये याद रखना है कि जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, और जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो HBr, HCl और HI में बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा HCl का होता है, फिर HBr का होगा और फिर HI का होगा। तो जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI हो जाएगा, HBr हो जाएगा और HCl हो जाएगा। तो सातवें का थर्ड आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं जब प्रोपीन पे HX का ऑर्डर कराएंगे, एडिशन कराएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये बनेगा एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो जब कराएंगे तो ये 1 2 3 ये प्रोपीन हो जाएगा, इसका बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव ये नेगेटिव आएगा, और HX का बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आता है और हाइड्रोजन पे नेगेटिव आएगा, तो ये हाइड्रोजन जाके यहाँ अटैच हो जाएगा और बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ रिएक्टिविटी डिपेंड करती है HX बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। जो ये रिएक्टिविटी हुई है ये डिपेंड करती है HX बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। जिसका बॉन्ड वीक होगा वो जल्दी टूटेगा और रिएक्शन फास्ट होगी, यानी जिसका बॉन्ड वीक होगा वो रिएक्शन पहले देगा। तो अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा HCl का होता है, HBr का होगा और HI का होगा। तो हमने कहा जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसका कम है HI का कम है, इसीलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा रिएक्शन होगा वो HI का होगा। इसलिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो HI का सबसे ज़्यादा होगा, फिर HBr का होगा
और फिर HCl का होगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो थर्ड आंसर सही हो जाएगा, HI, HBr और HCl। अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बनाइन इन ऑर्डर ऑफ दियर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ये कार्बनाइन दिया गया है, इसकी स्टेबिलिटी बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो जब भी कार्बनाइन की स्टेबिलिटी हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि किसमें मोर S करेक्टर ज़्यादा है, और उसके बाद ये देखेंगे किसमें प्लस I इफेक्ट कम है। जिसमें प्लस I इफेक्ट कम होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम देखें ये B, C में, तो B में कोई प्लस I इफेक्ट नहीं लगा है, तो इसलिए B की जो होगी वो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो B का होगा। फिर अगर हम यहाँ हाइड्रेशन की बात करें तो SP होगा, यहाँ पर 50% S करेक्टर होता है तो B का होगा। फिर A और C की बात करें तो दोनों में जो है प्लस I इफेक्ट लगा है, लेकिन इसमें ये देखेंगे कि जब जो हम SP करेक्टर निकालेंगे SP, यहाँ पर 50% S करेक्टर आएगा और यहाँ SP नहीं आएगा 50%, तो B का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर A का होगा और फिर सबसे कम जो होगा वो C का होगा। तो 8वें का हमारा सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। कार्बनाइन स्टेबिलिटी इंक्रीज विथ मोर S करेक्टर, जितने ज़्यादा S करेक्टर होंगे कार्बनाइन की स्टेबिलिटी उतने ज़्यादा होगी। लेसर प्लस I इफेक्ट, जितने ज़्यादा प्लस I इफेक्ट कम होंगे कार्बनाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। प्लस I इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप कम हो, यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप हो वो कम होंगे। इंपॉर्टेंट ऑर्डर आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा SP, फिर SP2 और SP3। तो S करेक्टर सबसे ज़्यादा S में होंगे, उसके बाद SP2 में होंगे और फिर SP3 में होंगे। एल्कानाइल कार्बनाइन SP मोर स्टेबल होंगे, एल्काइल कार्बनाइन SP3 लेस स्टेबल होंगे। नाउ कंपेयर ए एंड B से करेंगे तो B में एल्काइल ग्रुप नहीं है और लेस प्लस I इफेक्ट है, तो ये मोर स्टेबल होगा। ये में CH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसलिए इसकी A की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर B का होगा, फिर A का होगा और फिर C का होगा। अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन विद एल्कोहलिक क्लीवेज के साथ में ये ऑर्डर पूछा गया है कि बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन विद एल्कोहलिक क्लीवेज के साथ ऑर्डर क्या होगा। तो हम बात करते हैं, तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है इसका जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा टर्सरी होता है और फिर सेकेंडरी होता है और फिर प्राइमरी होता है। तो ये बीटा एलिमिनेशन का जो ऑर्डर होगा वो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो टर्सरी ये होगा, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो अल्फ़ा, ये बीटा टर्सरी कार्बन है तो सबसे ज़्यादा ये का हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं B और C में, तो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा और बीटा, तो सबसे ज़्यादा ये का होगा, फिर C का होगा और B का होगा। तो 9वें का हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नमस्कार बच्चों, आइए देखते हैं NCERT जंपर का एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ मीथेन इज इनकम्प्लीट ऑफ कंबसन। पूछा गया कि बताइए से इसमें मीथेन का इनकम्प्लीट कंबसन की रिएक्शन कौन सी है। पहला है मीथेन को जब O2 के साथ हीट कराते हैं और लेते हैं कापर 523 केल्विन और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो ये मेथिल एल्कोहल बनता है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन के अंतर्गत आती है, तो ये इनकम्प्लीट कंबसन नहीं है। दूसरा है, जब मीथेन की रिएक्शन हम O2 के साथ कराते हैं और हीट करते हैं, मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड और वाटर बनता है। ये भी इनकम्प्लीट जो है इनकम्प्लीट कंबसन रिएक्शन नहीं होती है, ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन होती है। तीसरे की बात करें, मीथेन को जब O2 के साथ में हम क्या करते हैं, कंबस कराते हैं तो कार्बन सॉलिड बनता है और 2H2O बनता है, तो ये इनकम्प्लीट कंबसन होती है। तो 10वें का हमारा थर्ड आंसर इनकम्प्लीट कंबसन ये है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो मीथेन को जब हम O2 के साथ हीट करते हैं या कंबस कराते हैं तो CO2 और वाटर बनता है, ये कंप्लीट कंबसन की रिएक्शन है। तो इनकम्प्लीट में थर्ड आंसर हमारा सही हो जाएगा।